लास्ट क्लास में हम लोगों ने मे बी एटॉमिक मास पढ़ लिया था भाई, एटॉमिक मास तक पढ़ा था ना शायद। आज हम लोगों को आयन्स करना है, तो आइए समझते हैं भाई आयन्स क्या है। तो भाई आयन क्या होता है? आयन असल में एक एटम ही है, पर कैसा एटम? भाई चार्ज एटम। ये चीज़ पहले भी पढ़ चुके हो, ठीक है। तो चार्ज एटम को हम किस नाम से जानते हैं? आयन्स के नाम पर जानते हैं। अच्छा भाई, क्या सभी आयन्स एटम होते हैं? हाँ, सभी आयन्स एटम होंगे। क्या सभी एटम आयन्स होते हैं? नहीं, जरूरी नहीं है। तो आइए देखते हैं चार्ज बनता कैसे है। देखो बताया था, थोड़ा और समझ लेते हैं। आओ, हम ले रहे हैं यहाँ पे सोडियम। सोडियम एक प्रकार का एलिमेंट है, ठीक है। जो सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर होता है 11। कितना? 11। इसका मतलब इसमें प्रोटॉन भी 11 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे। लो भाई, जो इसका पहला वाला ऑर्बिट होता है, ये बात हमने समझी थी। देखो ये चीज़ तो हम जो अपना अगला चैप्टर पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो उसके अंदर तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी के लिए बता देता हूँ। जो अपना न्यूक्लियस होता है सेल का, तो सॉरी सेल बोल रहा हूँ, एटम का, तो उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो उनका ना एक पाथ होता है फिक्स, एक फिक्स पाथ होता है कि भाई वो उसी पाथ पे राउंड राउंड लगाएंगे। जैसे कि सोलर सिस्टम में अर्थ एक फिक्स पाथ पे घूम रही है ना, बाकी जुपिटर वगैरह फिक्स पाथ पे घूम रहे हैं, मार्स फिक्स पाथ पे घूम रहा है। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का भी पाथ फिक्स होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट पे और 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट पे। अभी बचे कितने इलेक्ट्रॉन? कितना बचा? एक ही तो बचा ना, तो एक यहाँ पे है, ठीक है भाई। अब इसके अंदर जो है, इसके अंदर 11 प्रोटॉन है और चारों ओर 11 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो भाई तुम्हें मैंने ये बताई थी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं? जो पॉजिटिव चार्ज होता है और जो नेगेटिव चार्ज होता है आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये बात हमने समझी थी। तो भाई ये इनको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इनको अट्रैक्ट कर रहा है, तो कुल मिला के इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया? 0। रस्से वाला समझाया था, है ना, कि भाई बराबर ताकत है दोनों में, तो कुल मिला के जो यहाँ पे जो नेट आएगा वो क्या हो गया? 0, ठीक है। अब एक और बात समझ लो, ये बता देता हूँ कि भाई दुनिया के जितने भी एटम है ना, उनको स्टेबल रहने के लिए, उनको अपना पेट भरने के लिए आखिरी वाले ऑर्बिट में ना 8 चाहिए होते हैं। आखिरी वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? 8, है ना। ये अभी ध्यान में रख लो, स्ट्रक्चर में सब सीख लेंगे, जो एटम ऑफ स्ट्रक्चर है उसके अंदर सब सीख लेंगे। तो भाई जैसे कि हम लोगों को भूख लगती है, हमारी एक क्षमता है कि हम 4 रोटी खाएंगे, 5 रोटी खाएंगे तो हमारा पेट शांत हो जाएगा। तो जितने भी एटम होते हैं ना, उनको अपने आखिरी ऑर्बिट में कितने एटम चाहिए, सॉरी इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 चाहिए। तो क्या इसके आखिरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है? नहीं है ना। तो इसका मतलब ये अनस्टेबल है, यानी कि तलाश करेगा, भाई मेरे को 8 पूरा करना है, 8 मेरे को पूरा करना है। तो क्या हमने ये बात भी पढ़ी थी कि जो एटम है सिंगल रूप में नहीं पाए जाते हैं, वो मॉलिक्यूल के रूप में पाए जाते हैं। तो इसी वजह से तो नहीं पाए जाते, क्योंकि स्टेबल ही नहीं। किसी को खोजेगा कि मैं किसी को पकड़ूं, और जब किसी को पकड़ लेगा तो मॉलिक्यूल बन जाएगा ना। तो इसी वजह से एटम जो है मॉलिक्यूल के रूप में पाए जाते हैं। अब बात समझ में आई? तो जब वो मॉलिक्यूल में बढ़ जाते हैं तो आपस में समझौता कर लेते हैं, यार तेरे पे ज़्यादा रोटी है तो थोड़ी रोटी मुझे दे दे, दोनों का पेट भर जाएगा, 8-8 रोटी आ जाएगी, यानी 8-8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। बात हो रही है क्लियर? तो भाई इसके पास कितने की कमी है? 7 की कमी है। आखिरी ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है ना, 7 की कमी है। अब देखो ये 2 चीज़ें कर सकता है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, बात समझ में आई, या तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। देखो अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये वाला ऑर्बिट तो खत्म हो जाएगा, फिर ये वाला ऑर्बिट बचेगा। इस वाले ऑर्बिट में कितने हैं? 8 हैं, तो शांत हो जाएगा। तो बताओ कौन सा तरीका अपनाएगा, ये 7 किसी से लेगा या 1 किसी को देगा? ज़्यादा आसान कौन सा है? ठीक है, क्योंकि भाई मैं क्या करता हूँ, मेरे को 7 बर्तन उठा के लाने हैं, और या मेरे पास 2 ऑप्शन है कि भाई मुझे सज़ा मिली स्कूल में, मैम ने सज़ा दी मुझे, कि या तो भाई तो यहाँ से इस क्लास से, है ना, 1 बेंच उठा के दूसरी क्लास में डाल दे, या तो उस क्लास से 7 बेंच उठा के ले आ। तो मैं क्या करूँगा? 1 ही उठा के मैं दूंगा ना, मेरे को कम मेहनत लगेगी। तो ये भी यही करते हैं, 1 दे देंगे। दे दिया 1, तो अब इस आखिरी ऑर्बिट में 8 आ गए, तो 8 आने पे स्टेबल तो हो गया, ये स्टेबल तो हो गया कि इसका, क्योंकि इसके पेट में 8 रोटियां आ गई हैं। पर ये बात बताओ, जो आदमी रस्सा खींच रहे थे, कल वाला कॉन्सेप्ट याद करो, क्या उनमें कुछ हेर बदल हुआ है? हुआ है ना हेर बदल?
भाई अभी भी इसके अंदर कितने प्रोटॉन है तो 11 ही, पर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे एक देने के बाद? एक देने के बाद इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10 ही तो बचेंगे, 10 ही बचेंगे। तो ताकत किसकी ज़्यादा बढ़ गई? प्रोटॉन की। तो भाई प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, तो यानी कि पूरा का पूरा एटम कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। ये बात समझ में आ रही है ना कि आयन कैसे बना? अब ये एक देने के बाद क्या बन गया? आयन बन गया। और इसके ऊपर कितना चार्ज है? +1। तो +1 को हम ऐसे डिनोट करते हैं। बोलोगे 1 क्यों नहीं लिखा? ये बात हमने मैथ में भी देखी थी कि 1 जो है साइलेंट होता है, तो +1 बन गया। यानी कि आयन को अगर 2 होंगे तो 2 लग जाएगा, ठीक है, +2। अब जैसे मैग्नीशियम होता है, तो मैग्नीशियम की टेंडेंसी होती है कि मैं 2 दे दूं किसी को, 2 मैं किसी को दे दूं, तो 2 किसी को जब दे देगा तो किस तरह का वो एक आयन बन जाएगा और उस पर चार्ज कैसा आ जाएगा? 2। देखो जब किसी को देंगे इलेक्ट्रॉन तभी तो प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होगी, है ना, तो तभी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये बात समझ में आ रही है ना? अब मान लो हम क्लोरीन का एग्जाम्पल लें, ठीक है, क्लोरीन का एग्जाम्पल ले रहे हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। ये बनाया, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8 बना दिए, और बचे कितने? 7। ये बना दिए मैंने 7। कितने हो गए? 4 5 6 7, 7 बना दिए, ठीक है भाई। अब इसके आखिरी वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है। अब इसको 8 पूरा करना है। अब या तो ये 7 किसी को दे दे, या तो ये 7 किसी को दे दे, या तो एक किसी से ले ले। ज़्यादा आसान कौन सा है? एक लेना। तो जब ये किसी से एक ले लेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे। अब स्टेबल तो हो गया, पर क्या चार्ज में कुछ अंतर आया क्या भाई? चार्ज में अंतर नहीं आया। प्रोटॉन इसके अंदर 17 है और इलेक्ट्रॉन 18 हो गए, तो ताकत किसके पास ज़्यादा आ गई? इलेक्ट्रॉन पे। तो इसका मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, तो ये आ गया, तो ये आयन हो गया। बात क्लियर हो रही है? अब एक कोइंसिडेंस देखते हैं। ये हमने यार बेटा Cl- का मतलब है इसके ऊपर -1 चार्ज है। Cl मतलब क्लोरीन, ठीक है, इसका मतलब इसका नेगेटिव में चार्ज है, यानी कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले रखा है। बात समझ में आई? अब देखो, अभी तुमने भाई सोडियम का एग्जाम्पल देखा ये, और क्लोरीन का एग्जाम्पल देखा ये। इस पे एक फालतू था, इसको एक देना था, इसको एक लेना था। क्या कोइंसिडेंस बन गया? कोइंसिडेंस बन गया। तो ये आपस में मिल जाते हैं और किसका फॉर्मेशन हो जाता है? NaCl, जो कि हमारा साधारण नमक होता है। अब कौन सा कुछ समझ में आ रहा है कि कंपाउंड में वो मॉलिक्यूल में कैसे पाए जाते हैं एटम? बात समझ में आ रही है? अपने आप को स्टेबल रखने के लिए पाए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि भाई जो आर्गन गैस वगैरह होती है, उस दिन मैंने गैसेस के नाम लिखवाए थे कुछ, जो कि स्टेबल होती हैं, सिंगल रूप में पाई जाती हैं, तो उनके आखिरी ऑर्बिट में 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी वजह से उनको जरूरत नहीं है ना भाई? हाँ, आखिरी ऑर्बिट से होते हैं, ठीक है। अब उनके पास ना उनका आखिरी ऑर्बिट पूरा भरा होता है, यानी स्टेबल होते हैं, तो क्या उन्हें ज़रूरत है? ठीक है, स्टेबल है। तो अब भाई जब उन पर सब कुछ है, वो किसी को भाव देंगे कि भाई तू आ जा मेरे पास, है ना? किसी को नहीं देंगे ना, वो अकेले रह लेते हैं, इसीलिए वो नोबल कहलाते हैं। बात समझ में? इसलिए उनका नाम नोबल गैस पड़ा है। तो क्लियर हुई? तो ये अगर कोई पूछेगा आयंस क्या होते हैं, द चार्ज एटम्स आर, या चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड आयंस। कोई पूछेगा क्या सभी आयन एटम होते हैं? हाँ भाई, एग्जिस्टेंस ही नहीं है आयंस का जब तक एटम नहीं है। क्या सभी एटम आयन होते हैं? नहीं। क्लियर हो गया आयन और एटम में डिफरेंस? ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ भी क्लियर हो रहा होगा क्यों मॉलिक्यूल के रूप में पाए जाते हैं। बात आ गई समझ? क्लियर? ठीक है, अब भाई हम आगे चलते हैं। ठीक है, अभी कहाँ मोल कॉन्सेप्ट पहुँच गए बबुआ, अभी धीरे धीरे, अभी तो तुम्हें मॉलिक्यूल बनाने हैं, वही तो सिखाना है। इसके लिए एक टॉपिक सीखना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं क्या? वैलेंसी। अब आते हैं किसी एटम की वैलेंसी क्या होती है। भाई जो एटम के ऊपर चार्ज आता है वही उसकी वैलेंसी होती है। यानी कि भाई सोडियम के ऊपर +1 चार्ज आया, यानी कि क्या उस चीज़ से मुझे ये पता लगता है कि जो सोडियम होता है, जो सोडियम एलिमेंट है, उस पर एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, और हमने क्लोरीन को भी देखा।
तो क्लोरीन पे एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है। बात समझ में आ रही है? और उससे उसका चार्ज पता लगता है, यानी चार्ज और वैलेंसी में कुछ ना कुछ रिलेशन है ना। अब सुन लो वैलेंसी क्या होता है। वैलेंसी होता है टेंडेंसी ऑफ ठीक है, टेंडेंसी ऑफ एटम और इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी ऑफ एटम और इलेक्ट्रॉन टू गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एटम टू गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई? यानी कि जिस एटम पे या तो इलेक्ट्रॉन देने की जितनी क्षमता है या इलेक्ट्रॉन लेने की जितनी क्षमता है, वो उसकी क्या कहलाती है? वैलेंसी कहलाती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, दुनिया के जितने भी मेटल हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं भाई, प्रोटॉन नहीं, दुनिया के जितने भी मेटल हैं उनमें टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को क्या, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। अब मैंने यहाँ एक सोडियम का एग्जाम्पल लिखा था, एक क्लोरीन का एग्जाम्पल लिखा था, इस पर -1 था और इस पर +1 था, तो मेटल कौन होगा? सोडियम। बात समझ में आ रही है? और नॉन मेटल कौन होगा? ये। यानी कि जो मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या, गेन करते हैं। तो यानी कि जो मेटल एलिमेंट के जो आयन होंगे वो कैसे चार्ज होंगे? पॉजिटिव। और नॉन मेटल के कैसे होंगे? नेगेटिव। मारकर धोखा दे रहा है। ठीक है, सेंस समझ में आ रही है ना? अगर कोई भी पूछ लेगा मेटल कैसे चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नॉन मेटल नेगेटिव। इतनी बात क्लियर हो रही है? तो भाई अब देखो, अभी पीछे हमने ना एक हमने कंपाउंड बनाया था, एक मॉलिक्यूल बनाया था, एक कंपाउंड बनाया था जिसका नाम था NaCl। क्या इसके अंदर 2 आयन मिल रहे थे? तो भाई जब भी आयंस से मिलकर कोई कंपाउंड बनता है, ठीक है, कंपाउंड मेड ऑफ आयंस, तो उस कंपाउंड को एक अलग नाम दिया गया है, उसको क्या बोला गया है? आयोनिक कंपाउंड। बात समझ में आई? ये बड़ी चीज़, बड़ी क्लास में इनके बारे में पढ़ोगे। 2 तरह के कंपाउंड होते हैं, एक आयोनिक होता है और एक कोवैलेंट होता है। ठीक है, तो आयोनिक कंपाउंड उनको बोलते हैं जो 2 आयंस से मिलके जम बने। बात समझ में आ रही है? ये तुम्हें नाम रटना है भाई कि 2 जो आयन से मिलके जो कंपाउंड बनते हैं उसको आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं, बस। ठीक है, अब ये बात बताओ, तो भाई मैंने 2 मेटल ले लिए, एक मैंने ले लिया सोडियम, एक मैंने ले लिया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम पे 2+ होता है, इस पे केवल 1+ होता है। क्या ये दोनों कभी कंपाउंड बना सकते हैं क्या? देखो, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन देना है और इसको 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो क्या भाई इनमें बात बनेगी क्या? कभी नहीं बनेगी। अब यहाँ पर क्लोरीन आया, इसको 1 इलेक्ट्रॉन देना था, इसको लेना था, तो इनमें बात बनेगी ना। यानी कि क्या इस कॉन्सेप्ट से मुझे ये पता लग रहा है कि जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं हमेशा और हमेशा किन किन के बीच में बनते हैं? हाँ, नहीं, इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट से मुझे ये पता लगा कि आयोनिक कंपाउंड हमेशा और हमेशा किसके बीच में बनेंगे? मेटल और नॉन मेटल। अगर कभी भी तुम कहीं पे एक ऐसा कंपाउंड देखते हो जिसके अंदर एक मेटल जुड़ा हुआ है, एक नॉन मेटल जुड़ा हुआ है, तुमसे पूछा जाएगा किस प्रकार का ये कंपाउंड है, तो तुरंत क्या जवाब दोगे? आयोनिक। बात क्लियर? क्या क्लियर हो गई? ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना। मान लो तुम्हें ऑप्शन दे दिए और उसमें कुछ कंपाउंड तुम्हें लिख दिए और बोलेगा इसमें से आयोनिक कंपाउंड पहचानो, पहचान लोगे, देखोगे मेटल जुड़ा है, नॉन मेटल जुड़ा है, आयोनिक है। बात क्लियर हुई क्या? अब कहोगे हमें पता कैसे लगेगा मेटल है कि नॉन मेटल है? ठीक है, देखो ऐसा है कि समय के साथ साथ हमें ये चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, अभी केमिस्ट्री में कदम रखा है, समय के साथ साथ ये चीज़ें याद हो जाएंगी और तरीके भी हैं। अगर तुम्हें सीरीज़ में याद है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम याद है, तुम उसको क्या करोगे? उसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन जैसे भी मैं कर रहा था ना, पहले वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रख रहा था, दूसरे वाले में 8 रख रहा था। तो जिसके आखिरी ऑर्बिट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मेटल होता है, और जिसके आखिरी ऑर्बिट में 4 से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नॉन मेटल होता है। ठीक है, तो ये तो बात की चीज़ें हैं, 10th में बहुत डिटेल में पढ़ोगे। ये मेटल नॉन मेटल हमें याद होता जाएगा। ठीक है, कि सोडियम मेटल होता है, मैग्नीशियम मेटल होता है ना। ठीक है भाई, तो यहाँ तक भाई क्लियर हो गया? ठीक है,
अब इसके आगे का अपना टॉपिक है कि मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हम कैसे करें, ठीक है। तो इतना तुम लोग लिख लोगे, फिर अगले पे हम चलते हैं। अब भाई हम लोग अब देखते हैं कि हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मूला कैसे बनाएं, ठीक है। हम लोग सबसे ज़्यादा दिक्कत यही होती है ना कि जो फॉर्मूला लिखा हुआ है हम लिखते कैसे हैं, ठीक है। कि सोडियम क्लोराइड बना देते हैं, किसी में 2 लग जाता है, किसी में 3 लग जाता है, तो ये चीज़ कैसे लगती है देखो। जैसे कि भाई मैंने लिया हाइड्रोजन और मैंने लिया सल्फर। अब ये पूछना मत ये सिंबल है भाई, ये बता चुका हूँ। इसके नीचे हमें क्या करना होता है, इनकी वैलेंसी लिखनी होती है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, सल्फर की भी 2 होती है, ठीक है। अब ये याद कैसे रहेगा, ठीक है, उससे हमें मतलब नहीं है, वो चीज़ नहीं लिखनी है हमें, ठीक है। ये बात तो तुम्हें पता है यार, अगर मेटल होगा तो कैसी होगी, नॉन मेटल होगा कैसी होगी, अभी पूछने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हें कराना है क्रॉस मल्टीप्लाई, करा दिया। H के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ, 2, तो H के साथ आ जाएगा 2। S के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ, 1, तो S के साथ 1 आ जाएगा, तो 1 होता है अपना साइलेंट। बन गया फॉर्मूला। ये होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड एक तरह की गैस होती है जिसमें से अगर स्मेल बोले तो, अब कैसे बताऊं, जैसे कोई चीज़ सड़ सी नहीं जाती है, जैसे अंडा सड़ गया हो, एकदम सड़े अंडे, वैसे तो बुक वगैरह में जो लिखा होता है एकदम सड़े अंडे जैसी स्मेल होती है इसकी। पूछा जाता है कि कौन सी गैस है जिसके सड़े अंडे जैसी स्मेल होती है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड। बात आई समझ में, ठीक है। और कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। भाई कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे तुम ये बात बताओ, हाँ हाँ ये वैलेंसी है। तो अब ये बताओ, क्या ये दोनों एक दूसरे के कुछ फैक्टर या मल्टीपल हैं क्या, हाँ। क्या आपस में कट सकते हैं क्या, हाँ। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। कार्बन के साथ एक ही आएगा तो 1 साइलेंट होता है, ऑक्सीजन के साथ 2 आएगा। अब समझ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मूला कहाँ से बना, जो आगे है वो पहले लगेगा, जो बाद में, हाँ बेटा जो इधर है वो पहले लगेगा। बात आ रही है ना समझ में, ठीक है। और लेते हैं भाई, हम लोगों ने हाइड्रोजन लिया, हम लोगों ने क्लोरीन लिया। हाइड्रोजन का भी 1 होता है, क्लोरीन का भी 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया, क्या बन गया, अरे वैलेंसी है बापू, याद करना पड़ेगा, अभी लिखवा रहा हूँ इसके बाद। बन गया HCl एसिड अपना, करनी पड़ेगी भाई, पश्चाताप करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। दुनिया में आए हो तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, ठीक है। अब भाई हम लोगों ने कार्बन लिया, क्लोरीन लिया। कार्बन की 4 होती है, क्लोरीन की 1 होती है। अब ये तो कट सकते नहीं है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया, क्या बना, CCl4, ठीक है भाई। क्या इसको देखो, इसको ऐसे पढ़ते हैं, देखो कार्बन 4 मतलब टेट्रा, बोलते हैं ना टेट्रा पैक, जो आजकल के हमारे जूस जो पैक होके आते हैं उसमें 4 लेयर होती है। अरे सुना नहीं है, टेट्रा पैक, दूध के जो डब्बे भी आते हैं, जो लेयर होती है 4 लेयर होती है, तो 4 मतलब टेट्रा, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड बोलते हैं इसको, ठीक है। धीरे धीरे आ जाएगा। जैसे कार्बन डाई मतलब 2 होता है, तो हमें नाम से पता लग जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि डाइऑक्साइड यानी ऑक्साइड कितना है, 2 है, डाई है, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सिंपल है, ठीक है। तो ये चीज़ें, और एग्जांपल लें क्या, बेटा ये लैटिन काउंटिंग है। अब जैसे तुम लोगों को ना पेपर में ऐसे देगा, एक एलिमेंट x है, एक एलिमेंट y है, x की वैलेंसी 4 है, y की वैलेंसी 2 है, तो इनका कंपाउंड क्या बनेगा, तुम्हें पता है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कटा क्या आ गया, X2Y। तो अब तो बना लोगे ना, सिंपल है। अरे बेटा ये इधर 1 हो गया, इधर ये 2 हो गया, अच्छा सही है, हाँ चले पकड़ तो ली गलती।
आ गया समझ? ठीक है, तो इसको मिटो रहा हूँ। फिर मैं जो अभी लिखवाऊंगा एक लिस्ट लिखवा दे रहा हूँ कि जो जो हमें 9th में ज़रूरत पड़ेगी जिनकी वैलेंसी की, ठीक है, वो कुछ वैलेंसियाँ लिखवा दे रहा हूँ जिससे कंपाउंड बनाने में हमें आसानी मिलेगी। तो यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया कि अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनता कैसे। ठीक है, ये समझ में आया क्या? ठीक है। अच्छा, तुम लोगों को इसको ना प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि असल में ये तो हमने देख लिया नंबरों का सिस्टम कैसे नंबर पे करते हैं, बना तो हम लेंगे, पर ये प्रैक्टिकली होता कैसे है कि एक के साथ दो जुड़ते हैं, तीन कैसे जुड़ते हैं। देखो फॉर एग्जांपल मैं एक आयोनिक कंपाउंड ले रहा हूँ मैग्नीशियम क्लोराइड। अब देखो इसका फॉर्मूला भी एक बार बना लेते हैं। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया क्या बना? MgCl2 बना। हाँ हाँ, इसमें ही तो 2 आएगा, इसमें 1 आएगा, बन गया ना? ठीक है, तो देखो होता क्या है भाई साहब, ये एक मैग्नीशियम है, ये क्लोरीन है, बस आखिरी ऑर्बिट बना रहा हूँ भाई, ठीक है, सारे ऑर्बिट नहीं बना रहा, ये लास्ट ऑर्बिट है और ये इसका लास्ट ऑर्बिट है। भाई मैग्नीशियम के लास्ट ऑर्बिट में, मैग्नीशियम के लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्लोरीन के कितने होते हैं? 7। अभी पीछे किया था, ठीक है, कितने बन गए भाई? 7। ठीक है, अब देखो इसको 2 देने हैं, क्या? अरे हाँ भाई, ये बनते कैसे वही तो मैं बता रहा हूँ, आयन से तो मिलते हैं। देखो अब ये भी अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है, पर इसको 2 देने हैं पर इसको 1 लेना है, तब तो यार बात बनेगी नहीं, है ना? ये इसके पास आया, ये इसके पास आया, बोला भैया मेरे को तो 1 दे दो आप। ये बोला अरे भाई तेरे को 1 दे दूंगा तो मैं 1 क्या करूँगा, रखे रखे, है ना? तो इसने बोला चल ठीक है मैं तुझे 1 दे दूंगा, तेरे को 1 चाहिए तू अपना एक और साथी ले आ, तो तेरे को 1 दे दूंगा, तेरे दूसरे साथी को भी 1 दे दूंगा। ठीक है, इसने बोला तू अपना साथी ले आ, तेरे को भी 1 दे देता हूँ, तेरे दूसरे साथी को भी 1 दे देता हूँ, मेरा भी काम हो गया और तेरा भी काम हो गया। उससे तुम्हें क्या मतलब? नहीं, प्रोटॉन अगर पूछ रहे हो तो बता दूंगा, पर प्रोटॉन का कोई लेना देना है इनमें? नहीं ना, इलेक्ट्रॉन का है ना लेना देना, कि आखिरी ऑर्बिट में 2 हैं और इसके आखिरी में 7 है। हम कंपाउंड बनाना सीख रहे हैं, इसको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। देखो अब ये बोलेगा अपने एक साथी को बुलाएगा, एक साथी आया इसका, तो उसमें भी आखिरी में भाई 7 होंगे। ठीक है, अब ये बोलेगा ये ले भाई, 1 तू ले ले और 1 तू ले ले, तो अभी साथ में रहने लगेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे, मैग्नीशियम 1 था और क्लोरीन के 2 आ गए, दोनों का काम भी चल गया, इसका भी चल गया, तो इसलिए तो इसका फॉर्मूला बना MgCl2। ठीक है, उसमें तो Mg में तो सिर्फ वही बचा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तो नहीं। अरे यार ये आखिरी ऑर्बिट बनाया है, इलेक्ट्रॉन का इस इलेक्ट्रॉन कहाँ से खत्म हो जाएंगे, इसके अंदर और ऑर्बिट नहीं है क्या? ये तो आखिरी बनाया है ना हमने, क्योंकि अंदर वालों से मतलब नहीं, आखिरी से मतलब है। ठीक है, तो जब इसको दे रहा था तो ये प्रोटॉन से जब इक्वल करते हैं क्या, प्रोटॉन जैसे 10 है तो सारे गिनते हैं। अरे गिनते सारे हैं, यहाँ मैंने तुम्हें समझाने के लिए आखिरी ऑर्बिट बनाया है यार। ठीक है, ऐसा तो पागल कर दोगे ऐसा सवाल पूछ के, इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट समझाया तुमको, अब ये समझ में है तो कि प्रैक्टिकली कैसे होता है। तो पेपर में हम पे इतना टाइम है ऐसे बना बना के देखें? नहीं ना, सीधा ऐसे करेंगे। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब जैसे NaCl था, तो सोडियम के आखिरी वाले में 1 था और क्लोरीन के आखिरी वाले में 7 था, तो इसको भी 1 देना था, इसको 1 लेना था, बात बन गई, तो 1 से काम चल गया, तो NaCl बन गया। बात समझ में आ रही है? तो ये है। ठीक, अब लिख लेते हैं कुछ कंपाउंड, सॉरी कुछ आयंस। दिखा है ना? ठीक है, अब यहाँ पे भाई देखो कुछ आयंस लिख रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी होते हैं जिनके ऊपर चार्ज होता है, वो मैंने यहाँ लिख दिया, अभी समझाऊंगा। देखो वैसे तो हम ये चीज़ पता लगा सकते हैं अगर हमें एटॉमिक नंबर याद हो तो, है ना, पर एटॉमिक नंबर में हम गिनती करेंगे फिर हमें निकालना पड़ेगा, तो ये सब हमें प्रैक्टिस के साथ याद हो जाएगा, तो इस वजह से याद कर लोगे तो तुरंत का तुरंत कर पाओगे। तो जैसे यहाँ पे दे रखा है सोडियम पोटेशियम, वैलेंसी 1 है, प्लस में है। ठीक है, ये तो चार्ज हो गया, तो चार्ज इस वजह से लिखवा दिया गया है क्योंकि इससे ही तुम्हें वैलेंसी पता लग जाएगी। ठीक है भाई, इससे वैलेंसी तुम्हें पता लग जाएगी, और सीधी सी बात है अगर प्लस चार्ज है तो ये क्या होगा, मेटल होगा, मेटल होगा। ठीक है, बस ध्यान रखें कि हाइड्रोजन ही ऐसा नॉन मेटल है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है।
ठीक, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है जिसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्लियर हुई बात? ठीक है। तो भाई सोडियम पोटेशियम ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, इनके बारे में पहले ही सुन चुके हो। ये इतने सॉफ्ट मेटल होते हैं कि इनको चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। ठीक है। सिल्वर यानी कि चांदी, चांदी का भी वैलेंसी एक होता है, हाइड्रोजन का एक होता है। अब इसको देखो कैसे याद करोगे, क्लोरो ब्रोमो आइडो। ठीक है, कैसे करोगे, क्लोरो ब्रोमो आइडो, कितनी वैलेंसी, -1 -1 -1, मतलब चार्ज -1 -1 वैलेंसी 1 1 1। क्लियर हुई बात? सोडियम पोटेशियम ये तो एक ही फैमिली के, इसको ऐसे याद रखोगे, दोनों सॉफ्ट मेटल हैं तो एक ही तरह के हैं तो इनकी वैलेंसी एक एक। ठीक है, क्लोरो ब्रोमो आइडो एक एक। क्लियर? ठीक है। मैग्नीशियम कैल्शियम जिंक ये एक तरह के होते हैं, इनकी वैलेंसी होती है 2 2, और आयरन भी। ठीक है, आयरन की वैसे कई वैलेंसी होती है क्योंकि आयरन एक टाइप का नहीं होता है। ठीक है, आयरन कई टाइप के होते हैं, बस तुम ये ध्यान में रखना है यार आयरन। ठीक है, जो नॉर्मल हम याद करते हैं आयरन, उसकी वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है, बस इतने यूज़ होंगे। अब इसका बता देता हूँ भाई, तुमने सुना होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड वगैरह सुना है, कार्बोनेट भी सुना है, बाई कार्बोनेट भी सुना है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी सुना है। तो ये है हाइड्रोक्साइड OH-। ठीक है, नाइट्रेट का ये होता है वैलेंसी 1, कार्बोनेट की वैलेंसी 2 होती है, और इस हाइड्रोजन कार्बोनेट की वैलेंसी 1 होती है। 3 कहाँ है, 1 है, नीचे क्यों देख रहे हो, ऊपर देखो। ठीक है, इतना याद कर लोगे 9th पार हो जाएगी। ठीक है, अब ये भी समझ में आ गया होगा कि इनका मतलब क्या है, यानी कि इनमें इतनी टेंडेंसी है कि ये इतने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं या ले सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा याद, देखने में बड़ा अजीब लग रहा है पर याद हो जाएगा।